हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर से एमसीक्यूज, जो कि फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम करेंगे 30 एमसीक्यूज और डेली ही हम ऐसे एमसीक्यूज लेकर आएंगे ताकि आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो सके। और अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर एमसीक्यूज में क्या है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। बैलेंस इक्वेशन कौन सी है बताना है यहाँ पर। तो बैलेंस का सिंपल सा मीनिंग होता है ऐसी केमिकल रिएक्शन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं, जिनमें क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है ना, मतलब सिंपल सी बात है, जितने एटम्स लेफ्ट साइड में होंगे उतने एटम राइट साइड में प्रेजेंट होंगे। तो बैलेंसिंग चेक करते देखो, यहाँ पर चेक करते पहला ऑप्शन हम, यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। फिर सेकंड देखते हैं हम, यहाँ पर NaNO3, यहाँ क्या बन रहा है, NaNO2 प्लस O2 बन रहा है। टोटल ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4। ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा। फिर हम चेक करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 डिकम्पोज CaO प्लस CO2। Ca कितना है 1, और यहाँ पर कार्बन कितना है यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पर सी आंसर गिवन भी है यहाँ पर। और देख के पता चल रहा है, मैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, सबको याद होगा। इससे हम कॉन्सेप्ट भी याद रखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है उसे फॉलो करना होता है हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सी जो है कंडीशन नेसेसरी है। नेसेसरी मतलब जिसके बिना केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर हमारे पास, इट मस्ट बी अकम्प्लाइंग विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा होना जरूरी है कि जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो, जरूरी नहीं है, हो सकता कलर चेंज हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, ऐसे भी तो फैक्टर्स पढ़े हमने। याद होगा जो चैप्टर पढ़ा है कि हमने कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन। तो हम पढ़ते हैं 5 चीजें पढ़ते हैं यहाँ पर। इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, है ना, इस तरह से पढ़ते हैं। इवोल्यूशन प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन पढ़ते हैं हम यहाँ पर, चेंज इन स्टेट पढ़ते हैं, वो सब चीज होती है। ठीक है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा हमारे यहाँ पर। बात करते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इन अ फिक्स क्वांटिटी। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि कोई भी रिएक्टेंट फिक्स हो, अलग अलग क्वांटिटी के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बात करते हैं इसके यहाँ पर, इट मस्ट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होगा यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कि एक केमिकल रिएक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वो मास ऑफ रिएक्टेंट उसका मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता हुआ। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं यहाँ पर, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस और सब्सटेंस अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज कॉल्ड। देखो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस बनता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ में, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका अंदर केमिकल चेंज होगा। ये कैसा होगा, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन होगी। समझ आ जाएगा ना, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है न्यू प्रॉपर्टी के साथ में, उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारे यहाँ पर कंफर्मेशन भी साथ में मिल रहा है हमें। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा है कि इस तरह से क्वेश्चन रीड करोगे तो बहुत इजीली बोर्ड में अच्छे से स्कोर कर पाओगे तुम। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इन विच रिएक्शन इज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम। भाई देखो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट होती है। मान लो मेरे पास ए बी है, यहाँ पर सी आता है, सी क्या करता है, सी इज मोर रिएक्टिव देन बी, तो ये क्या फॉर्म करता है, AC फॉर्म करता है, और बी क्या होगा, यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये होता है यहाँ पर हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर क्या हो रहा होगा, जहां पर डिस्प्लेस्ड हो रही होगी, तो सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर इसका आंसर ये होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बहुत कॉमन से क्वेश्चन तुमने पढ़ा होगा ये वाला, Fe प्लस CuSO4 की हमने पढ़ा ये, when iron nail dipped in copper sulfate solution it change color। कलर क्या होता है कॉपर सल्फेट का, ब्लू कलर। ये कैसा कलर चेंज कर देता है, यहाँ पर ग्रीन कलर हो जाता है, पेल ग्रीन। ये बनाता है FeSO4 प्लस कॉपर क्या होगी, बाहर निकल जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये पढ़ा देखो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हमारे यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इन विच रिएक्शन
डू टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस। देखो टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड अपने आयंस क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक्सचेंज करते तो क्या होगा यहाँ पर, ये कहलाएगा आयन एक्सचेंज मेथड। आयंस एक्सचेंज मेथड अगर तुमने क्लास करी होगी, मैंने पढ़ाया हुआ है ये। आयन एक्सचेंज मेथड मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बहुत आसान सी रिएक्शन थी यहाँ पर। जैसे हम कोई भी दो सॉल्ट ले लेंगे, उन्हें आपस में इंटरचेंज कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये मैंने पढ़ाया हुआ है पहले भी। देखते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन विच रिएक्शन डज अ सॉलिड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। ऐसा कौन सा प्रोसेस होगा जिसके अंदर सॉलिड को हम सेपरेट कर देंगे एक सॉल्यूशन से। ठीक है, अब देखो ये अगर सिंपल सी बात समझते हैं, कोई रिएक्शन कौन सी होगी। एक ऐसी रिएक्शन, देखो ऑप्शन है न्यूट्रलाइजेशन, ये तो अलग है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, न्यूट्रल हो जाते हैं यहाँ पे। इसमें होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, पीपीटी फॉर्मेशन। क्या होता है कि ट्यूब के अंदर जो है क्या होगा, ट्यूब के अंदर जो है यहाँ पर ट्यूब के अंदर जो है प्रिसिपिटेट बन जाएंगे। सपोज येलो कलर के प्रिसिपिटेट बन जाएंगे इस तरह से, और वो कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। जो कि सॉलिड होंगे ना, तो क्या होगा, इसे इजीली सेपरेट भी कर सकते हो तुम यहाँ पर। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, कौन सी रिएक्शन होगी, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होगी वहां पर। तो 6 क्वेश्चन हो गए हमारे, बहुत आसान क्वेश्चन है अभी तक, बहुत इजी क्वेश्चन है। डेली डेली क्वेश्चन का लेवल अप करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन रीड करते देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच रिड्यूस अ कंपाउंड। अब सिंपल सा, जो रिड्यूस करता है, रिड्यूस कौन करता है बताना मैं। रिड्यूस वे करते हैं जो हमारे क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट वे सब्सटेंस होंगे जो क्या करते हैं, जो रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा है, तो डायरेक्टली आंसर पता चलता है इसका देख करके यहाँ पर 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इन विच रिएक्शन डज द एडिशन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। भाई देखो सिंपल सी बात है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एडिशन भी चलता है, रिमूवल भी चलता है, ठीक है, ऑक्सीजन का, तो उस रिएक्शन क्या कहेंगे आप। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर एक साथ जो है ना ऑक्सीडेशन भी होता है प्लस रिडक्शन भी होता है। भाई ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, देखो समझते थे क्या है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग ये है यहाँ पर, इसका मीनिंग है, मान लो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करी मैंने यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। वहीं पर हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा है ना कि ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो उसे बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन कहेंगे उसे हम। और इन दोनों टर्म को एक साथ मिला ले जाए तो क्या बन जाता है, याद है ना, पढ़ा हुआ है ये बनता है रिडॉक्स, है ना। क्या बन जाएगा, रिडॉक्स। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा होगा और रिमूव भी हो रहा होगा एक साथ, उसे बोलते हैं क्या यहाँ पर, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ZnO प्लस CO, और यहाँ बनता है Zn प्लस CO2। तो इसका मतलब सिंपल सा, Zn के पास से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ पर रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर एडिशन हो रही है सी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो रहा ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन। बहुत आसान सा है, पढ़ाया हुआ है पहले मैंने। बाकी यूट्यूब जो है हमारा, उस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर अपलोड भी कर रखा है, ठीक है, समझ जाओगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 हम क्लियर कर चुके हैं अभी, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन होगी, वे रिएक्शन कहलाएंगी, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगी वे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, इसे रीड करते हैं पहले। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। भाई ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी बताओ ये। अब सिंपल सी बात है, देखो देख के पता चल रहा है कंबाइन हो रहे दोनों के दोनों, यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, H2 प्लस Cl2 जो है यहाँ पर 2HCl फॉर्म कर रहे हैं, तो कंबाइन ही तो हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी ये, ठीक है। इसका आंसर है बी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, अभी क्लियर कर था ना कॉन्सेप्ट। रिडॉक्स का मतलब होता है जहां पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन जहां एक साथ होगा, उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसे पूछा कौन सी रिडॉक्स है इसके अंदर यहाँ पर। अब रिडॉक्स चेक करते देखो यहाँ पर हम, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया हमारे पास, ठीक है। CaO प्लस CO2 बाहर निकल जाता है यहाँ पे।
इस रिएक्शन को देखते देखो यहाँ पे CuO प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हुआ क्या इस रिएक्शन को देखना ध्यान से, इस हाइड्रोजन से क्या बना H2O। तो H2O बनने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ बताओ, यहाँ पर जो है हमारे पास इस जगह हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसमें। यहाँ पर H2 है हमारे पास, यहाँ पर H2O बन गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये हुआ ऑक्सीडेशन। क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। और ये CuO जो है हमारा, इस CuO से क्या बनता है Cu, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। तो ये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा बी वाला यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखो, क्वेश्चन रीड करा करो, जितनी बार रीड करोगे ना क्वेश्चन उतनी ही अच्छी तरह से तुम आंसर बना पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है हमें यहाँ पर, और इस रिएक्शन में क्या है यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है। अब देखते हैं हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पढ़ लेना अच्छी तरह से, कभी कभी लिखा मिल जाता है इनकरेक्ट और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं उसके अंदर, लगता है कि सही आंसर करा है। तो पेपर टाइम पे भी ये बात का फोकस रखना, अच्छी तरह से ध्यान रखना बिल्कुल कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, हर एक स्टेटमेंट को रीड करना चाहिए हमें अच्छी तरह से। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट फॉल्स ट्रू इस तरह की स्टेटमेंट पूछता है तो कभी कभी गलती कर देते हैं उसके अंदर हम जल्दबाजी में। तो रिएक्शन क्या है यहाँ पर रिएक्शन हमारे पास ZNO प्लस CO गिव्स Zn प्लस CO2। ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन, अभी पीछे मैंने बताई थी रिएक्शन। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, तो क्या हो रहा है Zn से क्या बन रहा है, ZNO से Zn बन रहा है। तो कौन रिमूव हो रहा है इसके पास से, रिमूव हो रहा है इसके पास से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये तो हो गया रिडक्शन। क्या हो गया यहाँ पर, ये रिडक्शन। और इसके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ZNO इज बीइंग ऑक्सीडाइज। ZNO ऑक्सीडाइज हो रहा है, गलत है। ZNO क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है हमारा। ठीक है ना, देखो दिखा ZNO क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। पहला स्टेटमेंट गलत। सेकंड, CO इज बीइंग रिड्यूस। CO रिड्यूस हो रहा है, नहीं, CO तो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, भाई ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसके पास तो यहाँ पे आकर के, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। CO इज बीइंग ऑक्सीडाइज, CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, CO इज बीइंग ऑक्सीडाइज, तो CO से क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन तो यहाँ पर हो रहा है इसका। ठीक है, पर अभी देखते हैं एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, ZNO इज बीइंग रिड्यूस्ड। ZNO क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ZNO है हमारा यहाँ पर, ZNO से क्या ZNO बन रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो सिंपल सी बात समझो, कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारा। ये स्टेटमेंट भी MCQs में गलत प्रिंट हुआ होगा यहाँ पर दिया होगा CO2। ठीक है ना, नहीं तो ये भी आंसर ठीक बन जाएगा सी वाला हमारा। तो इसका आंसर डी दे रखा है, क्योंकि ये अगर CO है तो CO भी ठीक है यहाँ पर, ये CO2 गिवन होगा और लिखने में से मिसप्रिंट हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज एन ऑड वन। ऑड वन मतलब जो सबसे अलग हो। भाई यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। 3 तो रिलेट कर रहे हैं आपस में, 4 तो उनसे अलग है, समझ गए ना, उसी की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी कॉम्बिनेशन है। तो सीधी सीधी बात है, सब में ऑड वन कौन हो गया हमारा, ये वाला, क्योंकि ये हमारी कैसी हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। बाकी सारी की सारी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आंसर कितना सिंपल है, देखो यहाँ पे देख के पता चल रहा है। ये तो ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, देखो सीधा दिख रहा है, इनमें प्लस लग रहा है, इनमें प्लस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, इसमें प्लस नहीं आया कोई भी, सीधी एरो लग गई सामने यहाँ पर। ठीक है ना, तो बहुत आसान सा है, देखो ये जितना भी है ये बहुत इजीली समझ जाओगे तुम। देखो अब सिंपल सी बात समझ गए ना, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बाकी सारी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखो एक बात समझना, जितने भी MCQs करोगे उन सारे MCQs को ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, और स्टेटमेंट बहुत क्लियरली पढ़ना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट पढ़ने में गलती कर दो, आंसर तुम सही करके आ रहे हो, पढ़ रखा तुमने अच्छी तरह से सब, हो सकता है आंसर गलत करके आ जाओ। उसका एक ही है बस ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम बार बार रिवीजन करो, बार बार क्वेश्चन को रीड करो। इतना टाइम रहता है पेपर हमारे पास, हम क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं अब हम। जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ इज द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड कैरिड आउट। मैं सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड दोनों इंपॉर्टेंट बता रखे हैं मैंने क्लास के अंदर, AgCl AgBr।
दोनों के दोनों क्लास के अंदर बताए थे मैंने, इंपॉर्टेंट है। अब इनका डिकम्पोजिशन होता है सनलाइट में, याद है ना, सनलाइट में जाएंगे डिकम्पोज हो जाएंगे, फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ाया था मैंने। तो क्या करता है, यहाँ बनता है हमारे पास Ag प्लस Cl2 और ये बनता है Ag प्लस Br2। बाकी बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन हम। बाकी ये बताया था मैंने, दिस रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये याद रहेगा हमारे पास। कलर चेंज भी याद करना है, इसका कलर क्या चेंज होता है इसका पढ़ाया हुआ क्लास के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सनलाइट इसका आंसर हो जाएगा, है ना, AgBr AgCl। इसका क्वेश्चन नंबर 14, विच मेटल कैन प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ टिन। टिन का कोरोजन कौन बचा सकता है, बट टिन का कोरोजन वो बचाएगा, टिन से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसके लिए तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें क्या याद करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी तुम्हें। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी यहाँ पर तुम्हें। रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो ही क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसे नहीं कर सकते हम कि आज तो टीन दिया क्वेश्चन में, यहाँ पे कल आ सकता है इसके अंदर दूसरा मेटल दे दे सपोज, तो उसके लिए हमें इसका बेस पता होना चाहिए यहाँ पे। तो समझते देखो, अब हमने पढ़ा हुआ है ये, अगर तुम्हारे याद हो। देखो अभी देखते हैं इसका हम आंसर कैसे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें यहाँ पर हम, हमारे याद है कि हमने एक सीरीज पढ़ी हुई है, जो सीरीज है हमारी उसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज जो हमारे पास। तो हमने याद करी थी ना, ये कोड बना के याद करी थी, कालू नाथ का भाई मेघावत अलीगढ़ जाकर फ्री में संदूक बेचता है। और इसके अलावा हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे आ जाएगा सेंटर, मतलब एक तरह से मिड पॉइंट मान लो, मिड पॉइंट भी नहीं बोल सकते, तो ये इसका बेस पॉइंट है। हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव, ऐसे स्टडी करते हैं हम। इसके बाद याद रखना है तुम्हें यहाँ पर CuHg Ag Au एंड Pt, ये आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स। अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे टिन Sn। अब Sn को जो है हम यहाँ पर Sn है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें यहाँ पर कि Sn टिन है हमारे पास, इसे प्रिवेंट करना ऑक्सीडेशन से, तो इससे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट यूज करेंगे। विच यहाँ पे दिया ना, विच मेटल कैन बी प्रिवेंट द कोरोजन, तो कॉपर, कॉपर तो देखो कम है इससे, ये तो कर नहीं पाएगा कॉपर। सिल्वर, सिल्वर भी नहीं कर पाएगा यहाँ पर। इसके अलावा क्या, लेड, लेड पीबी इसके नीचे, ये भी नहीं कर पाएगा। तो कौन बचा हमारे पास, जिंक बचा हमारे पास। जिंक किसके ऊपर आ रहा है, ये देखो। तो ऊपर वाले एलिमेंट जो है बचा सकते हैं नीचे वाले एलिमेंट को, सीधी सीधी बात याद रखना, बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव। समझ गए ना, तो ये याद रखना पड़ेगा सीरीज में। अब सपोज पेपर में क्वेश्चन टिन की जगह आ जाए, टिन की जगह पे मैं यहाँ पे दे दूं क्वेश्चन की Zn और ऑप्शन चेंज कर दूं थोड़े से यहाँ पर, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा Zn से ऊपर कौन कौन से एलिमेंट है जो इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। समझ गए ना बात, ये याद रखना पड़ेगा, बहुत इजी है। मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा, बहुत आसान है। कालू नाथ का भाई मेघावत अलीगढ़ जाकर फ्री में संदूक बेचता है, इतने याद कर लो, बाकी चार तुम्हारे याद ही रहेंगे आराम से। ठीक है ना, हाइड्रोजन से लेस वाले। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच गैस इज यूज्ड इन फ्लश्ड बैग ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन याद है ना, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी पढ़ा हमने। रेंसिडिटी होता है एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, है ना, प्रेजेंट इन द फूड, जो खाने को खराब कर देता है। बैड स्मेल आएगी जिसकी वजह से खाने का टेस्ट खराब हो जाएगा। अनफिट फॉर यूज, है ना, वो जाएगा खाना हमारे पास। अनफिट का मतलब यूज करेंगे, खाएंगे अगर उसे हम, तो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कौन सी गैस फील करते हैं हम, सबके याद हो गए, तो नाइट्रोजन गैस फील करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में बहुत क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सबको पता होगा। बताना कमेंट में कितने परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ, लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन गैस इज पास थ्रू इट। अब बताओ, लाइम वाटर में कौन सी गैस पास करी थी हमने यहाँ पर जो मिल्की हो गया था। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। जब पढ़ाया था ना इसे, समझाई थी ये बात भी, कि हम कंफर्मेशन करते हैं CO2 का। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो मैं रिएक्शन ही बता दूं तुम्हें एक बार, क्या रिएक्शन थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद करो एक बार, यहाँ पर हमने CO2 गैस पास करी, यहाँ पर क्या फॉर्म किया था इसने, यहाँ पर CO3 फॉर्म किया था यहाँ पर, और साथ में H2 बाहर निकल गया था यहाँ पर। ये बनता है व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हमारे, याद है ना। तो सिंपल सी बात समझ गए कि हम इसमें यूज करते हैं CO2, बहुत सिंपल सा आंसर था। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा यहाँ पर, इसको देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज। अब सेलुलर रेस्पिरेशन इज के बाद दिया रिएक्शन, बाकी चार ऑप्शन दिए, एंडोथर्मिक, रिडॉक्स, डिकम्पोजिशन, रिडक्शन। देखो अब समझते क्या होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने लाइफ प्रोसेस पढ़ाया था, जब बताया उसमें
कि यहाँ पर क्या होता है, सेल के पास जो है फूड आता है हमारा ग्लूकोज, है ना, याद है, और इधर से क्या आता है, इधर से ऑक्सीजन आता है। तो इसका ऑक्सीडेशन चलता है यहाँ पर, और इससे क्या प्रोड्यूस करता है ये, इससे बनता है यहाँ पर जो है CO2 बनता है, H2O बनता है, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये बात ध्यान रखो, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। तो बच्चे क्या करता है, देखो सिंपल सी बात है, रिएक्शन तक के देखने में एक्सोथर्मिक पढ़ा हुआ भी है, वहां पर हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पर यहाँ पूछ क्या रहा है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर यहाँ पूछा है रिएक्शन का टाइप, तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी यहाँ पर ये, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ए वाइट प्रिसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इफ वी ऐड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन टू। व्हाइट प्रिसिपिटेट कब बनेगा हमारा, व्हाइट प्रिसिपिटेट कब बनता है, देखो एक ध्यान रखना, ये 4 रिएक्शन लिखवाई है मैंने क्लास के अंदर, 4 रिएक्शन लिखवाई थी, चारों की चारों रिएक्शन लिखनी है ऐसे, और इसके अलावा भी रिएक्शन दे रखे 3 और। तो फिलहाल याद रखो, कॉमन सोल्ट है हमारा NaCl, प्लस हम इसमें गिरते हैं AgNO3, ठीक है। ये क्या फॉर्म करता है यहाँ पर हमारे पास, ये बन जाएगा AgCl, क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट बन जाते हैं। तो याद रखना इसका आंसर हमारा क्या होगा, AgNO3। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मैंने वीडियो डाली हुई है, उसके अंदर बता रखा है कि कौन कौन से कलर के हमारे प्रिसिपिटेट फॉर्म होते हैं, किस किस के सॉल्ट के मिलने के साथ में। बल्कि एक बार ही पढ़ लेना अच्छी तरह से, NaCl की रिएक्शन इन सबके साथ करके देखना, सबके साथ करना, कलर याद करना, कौन से कलर फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, या रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। देखते हैं अब नेक्स्ट, देखते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट इज कॉल्ड। भाई एक रिएक्टेंट से ऑक्सीजन को हटाना है तुम्हें, तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा मेरे पास मान लो ZnO था यहाँ पर, और मैंने Zn बनाया, तो सिंपल सा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन, याद है ना, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो आंसर आ जाएगा डी, यहाँ पर रिडक्शन आ जाएगा हमारा। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आज हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं, कल हम ऐसी NCERT एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। और पर यह है, पहला तुम प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी समझ पाओगे अच्छी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे तो मतलब सिंपल सी बात है, डायरेक्ट अपने आप ही मुंह से निकल जाएगा तुम्हारे, जब पढ़ोगे ना, ये पढ़ोगे भी नहीं, इसके बाद ये आंसर आ जाएगा अपने आप ही जुबान पे तुम्हारी, सीधा सीधा बोल दोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद है सब बच्चों के, ये पहले डिस्कस भी कर चुके हम। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं अब हम। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक समझते हो ना, एक्सोथर्मिक आर दोज इन विच हीट इज रिलीज्ड, है ना, जो हीट रिलीज करते हैं वो एक्सोथर्मिक होंगे हमारे, एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है, हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उसके अंदर, ठीक है, सप्लाई करनी पड़ी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमें। जितनी भी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना मोस्टली, हम उन डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है एक तरह से कि वे सारी की सारी एंडोथर्मिक होंगी। 100% नहीं कह सकते इस बात को हम, पर जितना तुम 10th में पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग सही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम, दूसरा प्रोसेस है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखो याद करो, सेलुलर रेस्पिरेशन भी पढ़ा था मैंने, यहाँ पे बताया था, सेल है, सेल से निकलती है एनर्जी, निकलती है ना एनर्जी, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन चलती है यहाँ पे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता है एंडोथर्मिक, क्योंकि प्लांट क्या करता है, प्लांट जो है हमारा उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल जो है हमारा वो बताओ क्या करता है, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सन है, यहाँ पर सनलाइट आएगी, इसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन कर रहा है ना इसका, एंडोथर्मिक हो गया यहाँ पे, ठीक है। याद रहेगी बात सिंपल सी एकदम से। अब ये आंसर हमारे पास भी आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इनमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होगा, ठीक है। देखो एक बात सुनो, क्वेश्चंस को ना रिलेट कर लेते हैं कभी कभी हम, जैसे 22 और 23 क्वेश्चन गिवन है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 23 के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर इज, है ना, इसका आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे जैसे एंडोथर्मिक। तो ये बात ध्यान रखना, पोटेशियम नाइट्रेट वाटर के साथ में एंडोथर्मिक होता है। कुछ एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ से इन दोनों को रिलेट करोगे ना कुछ हिंट मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक कौन सा है। तो ये देखो एक बात सुनो, ये हमारा कैसा है, ये तो एंडोथर्मिक है हमारा, ये कैसा है, एंडोथर्मिक है। ये तो गलत हो गया हमारा यहाँ पर। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी गलत हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस हीट एब्जॉर्ब करता है,
हीट एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा तो टेम्परेचर चेंज रखेगा, पर हीट क्या होती है सराउंडिंग की वर्क करती है, आइस के ऊपर जो भी मेल्ट करता है वो। तो इसका डिसोल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर, जब NaOH जो है हमारा बेस होता है जब वाटर के साथ मिलता है तो ये भी हमारा क्या करता है हीट प्रोड्यूस करता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा NaOH का डिसोल्यूशन होना। डिसोल्यूशन मतलब समझ गए ना, पानी के अंदर डिजोल्व करने से आप। देखो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एक बार, डिसोल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, है ना, और एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा यहाँ पर, ये चीजें हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे सब जितनी भी है। और जितने एमसीक्यूज में डाउट आएंगे ना वो सब बता देना कमेंट्स में, उन एमसीक्यूज को दोबारा रिपीट करेंगे और उनके सॉल्यूशन डिटेल में दे दी जाएंगे और ज्यादा। डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, अभी डिस्कस करा था ये तो हमने, ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे भाई, कैसा होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ये। क्वेश्चन नंबर 24, द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम क्रोमेट रिएक्ट विद बेरियम सल्फेट। देखो पोटेशियम क्रोमेट और बेरियम सल्फेट ये रिएक्शंस पढ़नी पड़ती है, मैं सारी कलर मैंने बताया ना प्रिसिपिटेशन की लिखा रखी है, वहीं से पढ़ना इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। इसका आंसर तो मुझे बताना, इसका आंसर तुम्हारा होमवर्क होगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। वैसे आंसर गिवन है बी, इसका आंसर ये लो, पर इसकी रिएक्शन लिख के बताना। पढ़ाई हुई रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है ना। इस रिएक्शंस को देखना नोट्स के अंदर से, वहां से कवर करना है इसे कैसे कर रखा है। कुछ मेहनत करोगे ना अपने आप चीजें सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 25, कुछ क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दूंगा मैं ना। द रिएक्शन ऑफ जिंक डस्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन सी रिएक्शन कर रहे हो, जिंक डस्ट की रिएक्शन करी हमने कॉपर सल्फेट के साथ में। देखो बताने की जरूरत नहीं है आप पे कौन सी रिएक्शन होगी, अपना आप आंसर बता सकते हो। जिंक डस्ट क्या होता है Zn, और यहाँ पर क्या है CuSO4, कर लोगे आंसर कौन सी रिएक्शन है, याद है ना कौन सी रिएक्शन है, रिएक्टिविटी सीरीज देखना याद आ जाएगा। ये मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पर, तो आंसर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा यहाँ पर। देखो आंसर बता दिया मैंने यहाँ पे, फिर भी तुम ट्राई करना अपने आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26, देखो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन दे रखा है यहाँ पे और सीधा सीधा पूछ रखा है, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रही है, डिकम्पोज हो रही है, किसके अंदर हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना डिकम्पोजिशन, ठीक है। बात करते हैं 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैलेंस्ड। देखो लिखा नॉट बैलेंस्ड, कौन सी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कौन सी नहीं है पता है ना। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, जितने रिएक्टेंट के नंबर्स उतने प्रोडक्ट के नंबर्स होंगे। करना सोल्व अपने आप, चेक करना कैसे कराया था मैंने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कराया था, फर्स्ट सेकंड के अंदर कराया था कि कैसे बैलेंस करते हैं हम यहाँ पर, चेक करना अपने आप, होमवर्क में करना इस क्वेश्चन को भी। देखो इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज्ड व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। जब एक केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन को बैलेंस करो क्या चेंज नहीं होगा, क्या चेंज नहीं होगा। देखो इसमें दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो एक बात समझते हैं, अगर यहाँ पे H2O लिखा मिलता है ना H2O, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसे HO लिख दें यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, या HO2 लिख दें, हम यहाँ पर नहीं लिख सकते इस तरह से। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड सेम रहता है, ये होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जैसे फॉलो करते हैं ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसे ही फॉलो करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि जो एलिमेंट है उसके अंदर जो मास का रेशियो होगा वो फिक्स रहेगा, उस फॉर्मूले को हम चेंज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग। देखा ना यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर H2O जो है ना हमारे पास, आगे 2 लिख दिया इसके हमने यहाँ पर, है ना, ऐसे तो नहीं लिखा हमने, H4 लिख दिया हो यहाँ पर और O2 लिख दिया, उस तरह से नहीं करना चेंज ये, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 28 था, ये कवर हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 एंड देन 30, बहुत आसान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड कर दो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉपर ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स अ गैस। देखो एक बात सुनो, ये हमारे पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और कॉपर की रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने जब पढ़ा क्या हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि एसिड जब भी रिएक्ट करता है मेटल के साथ में तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है ना, पर वो केस हमारे नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं होगा। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजन बनेगी वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होती है, क्या फॉर्म होती है इसके अंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनता है, तो रिएक्शन देखो क्या होता है यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो हमारे पास है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वनस्पति घी है हमारे पास, वनस्पति ये वेजिटेबल ऑयल होगा हमारे पास, ठीक है। अब वेजिटेबल ऑयल जो है अनसैचुरेटेड है यहाँ पर, ये हम क्या करते हैं इसके अंदर जो हाइड्रोजन पास करते हैं,
इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या यूज करते हैं हम, निकल यूज करते हैं। वैसे जनरली पीडी यूज कर सकते हैं, पीटी यूज कर सकते हैं, एनआई यूज करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये तीनों यूज करते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, इससे बन जाता है हमारा CH3 एंड CH3। तो यहाँ होती है हमारे पास क्या, यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होगा हमारे पास, Na आ जाएगा। तो बहुत आसान सी बात है ना, सारे क्वेश्चन बहुत आसान से। कुछ क्वेश्चंस को तुम्हें सोल्व करना, आंसर्स निकालने हैं, कुछ रिएक्शंस तुम्हें देखनी है। 30 MCQs करें हमने यहाँ पर, ठीक है। टोटल जो है हमें टाइम कितना लगा होगा, मुश्किल से कितना टाइम लगता है उसी टाइम के अकॉर्डिंग करना है। एक क्वेश्चन हमें मिनिमम 30 सेकंड्स के अंदर कर लेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट के अंदर तो करना ही करना। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल स्टार्ट करेंगे ऐसे इसके हाई लेवल के क्वेश्चन, फिर वो हाई लेवल पे जाएंगे। 3 फेज में एक चैप्टर कवर करेंगे, अच्छे से हो जाएगा। 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन तो मैं करने के लिए दूंगा। प्रैक्टिस करना, जहां पे डाउट आएगा मुझे बता देना, व्हाट्सएप का नंबर तो मिल जाएगा सबको। ओके, थैंक यू।